Hello student, today I teach you second part of solution. लास्ट वीडियो में जो हमने एक क्वेश्चन दिया था उसको आप सॉल्व कर ही लिए होंगे. अगर कोई में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उससे एक रिलेटेड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ यूरिया required for making 2.5 kg solution (0.25 मोलल). टू 0.25 मोलल aqueous solution of यूरिया. इसको सॉल्व करने के लिए इसमें मोलल गिवन है. इट मीन्स 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा. इतने मोल यूरिया डिसॉल्व्ड, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि मोलैलिटी की डिफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो इतने मोल यूरिया डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट. अब हम इससे यूरिया के अमाउंट मास को कैलकुलेट करें. मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. यूरिया का मोलर मास NH2CONH2 ये 60. नंबर ऑफ मोल्स 0.25 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 ग्राम. इसकी मीनिंग हुई कि 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड है 1 kg सॉल्वेंट में. देन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ग्राम. केजी है तो ग्राम प्लस 15 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 1015 ग्राम सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है और आपको कैलकुलेट करना है 2.5 kg सॉल्यूशन. तो आप लिख सकते हैं कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया. देन 2500 ग्राम, इस केजी को ग्राम में, सॉल्यूशन कंटेन 15/1015 इंटू 2500 इज इक्वल टू 36.946 ग्राम यूरिया. इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 37 ग्राम यूरिया. इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के कुछ बीच में जो किताबें एनसीईआरटी की है उसमें आंसर में कहीं कहीं 37.5 है, ये
गलत है। 36.946 या 37 ग्राम यूरिया। इस आंसर के भी आने की प्रोबेबिलिटी तब है जब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू W सॉल्वेंट इन kg। W सॉल्वेंट kg के जगह पर अगर आप 2.5 kg लगा देंगे तो 37.5 आएगा, जो कि गलत है। ये करेक्ट वैल्यू है। अब इसके बाद आज की जो टॉपिक में स्टार्ट करना है वो है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को पढ़ना होगा हेनरी लॉ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। ध्यान से पॉइंट को देखिए, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लीटली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं इससे 0.1% भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आना है। वैसे हम आपको लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड के दिखाएंगे कि कैसे कैसे पैटर्न, क्या क्या चेंज होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब पॉइंट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी पॉइंट क्या है और कैसे? देखिए, सॉल्युबिलिटी की एक डिफिनेशन लिखी जाती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved or present in specified volume of solvent, dissolved in specified volume या specified amount of solution, present in specified amount of solution। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि amount of solute dissolve in 100 ग्राम solvent to form saturated solution। तो हम लोगों को यह है कि solubility कैसे ये पॉइंट आया, या इससे रिलेटेड डिसॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें, तो जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को कहते हैं डिसॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन। ये आपका पॉइंट है डिसॉल्यूशन। इसके बाद इसमें आप अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो कुछ सब्सटेंस, कुछ तो ये डिसॉल्यूशन और कुछ सब्सटेंस इससे ऐड हो करके और ये क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होते रहेंगे, सेपरेट आउट। उस पॉइंट को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
ये डिसोल्यूशन, ये क्रिस्टलाइजेशन, दोनों में ये डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। यानी जब प्रोसेस ऐसे है तो ये डिसॉल्यूशन हो रहा है, जब पॉइंट ऐसे है तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सॉल्यूट अलग हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड। जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों की रेट जब इक्वल हो तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड पॉइंट। यानी नो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर is called saturated solution. Clear? तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड या सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। डिसॉल्यूशन, सॉलिड सब्सटेंस add to solvent, then concentration या dissolved in a solvent, then concentration of solution are increases is called dissolution. Crystallization, solute particle collides to form या to separate out from solution is called crystallization. अब next point, factors affecting of solubility, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर 2, टेम्परेचर। नंबर 3, प्रेशर। आप एक पॉइंट कह सकते हैं कि हमने सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन में यह नहीं बताया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें हमने प्रेशर कहीं नहीं कहा, हमने कहा कि एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। रियल में जो सॉल्युबिलिटी की जिस सॉल्यूट को हम यहां ले रहे थे वो था सॉलिड, और सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हमने स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रेशर नहीं लिया। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या बात है, जैसे अब फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें आप अगर NaCl को लें, कॉमन साल्ट, शुगर को लें C12H22O11, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में, तो ये इजीली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे।
लेकिन हम वहीं पे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको बेंजीन में डिसॉल्व करें तो बेंजीन में ये सॉल्युबल होंगे, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन आप NaCl और शुगर को अगर आप डिसॉल्व करेंगे बेंजीन में तो ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर में सॉल्वेंट होगा। नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में, पोलर में। इसका मतलब ये कि एक वर्ड आता है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी लाइक्स डिसॉल्व लाइक, यानी समान तरह का अगर इंटरैक्शन होगा तो वो डिसॉल्व होंगे। इसी को लिखा जाता है लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर है? ये आपको हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की, पोलर में, नॉन पोलर में। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जब हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इसमें दूसरे नंबर पे टी, टेम्परेचर। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस की मीनिंग होती है कि हीट एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक की मीनिंग होती है हीट इवॉल्व्ड। अगर आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप हीट इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहीं से एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर दें कि मोस्टली, ध्यान रहे, मोस्टली, अधिकांशतः, हमने ऐसा नहीं कहा कि पूरे, मैक्सिमम सॉलिड और लिक्विड के प्रोसेस में ये एंडोथर्मिक होते हैं। मोस्टली, सभी नहीं, बहुत से सेकेंड ग्रुप के ऐसे आपको साल्ट मिलेंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन वो जब हम लोग पी ब्लॉक में आएंगे तो वहां पर बताएंगे। लेकिन मोस्टली एंडोथर्मिक ये प्रोसेस होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर, या ऐसे लिख दें कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस या इंक्रीज विद राइज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और यहीं पर इस बात को भी बता दें आपको कि अगर, अभी तो पॉइंट आएगा, लेकिन गैस का भी बता दें कि ये लिक्विड में ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई aquatic animal feel more comfortable in winter season comparison to summer।
यानी एक्वाटिक एनिमल विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अकॉर्डिंग टू समर या कंपेरिजन टू समर। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक होगी। अगर यहां पर सॉल्युबिलिटी आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, यहां पे डिक्रीजेज विद राइज टेम्परेचर। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, ये पॉइंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर का। थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्रेशर। प्रेशर पर हमने आपको पहले ही बताया कि सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट हम लोगों को यहां पर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है कि थर्ड पॉइंट हम लोग इसे पढ़ें। ठीक है, थर्ड पॉइंट तो अब पॉइंट आता है solubility of gas in liquid। देखिए, According to science D, solubility is a property referring to the ability for a given substance miscible। तो ये पॉइंट आपका कि solubility of gas in liquid, तो इसमें ये इससे रिलेटेड लॉ तो हेनरी लॉ है, छोटा सा पॉइंट है। गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसी को यहां पे दिया गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यह देखा गया कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसे पॉइंट ये दिया जाए, गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये आपका लिक्विड है। यहां पर जब आपने इस पिस्टन से इस पे प्रेशर लगाया तो इस लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल्स अधिक डिसॉल्व हुए। इसकी स्टडी फर्स्ट टाइम किया हेनरी ने, और यहीं पर पॉइंट आया हेनरीज लॉ। इसमें यह कहा गया, इसमें टोटल 3 पॉइंट्स है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपका लिक्विड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to pressure of gas over the surface of liquid। इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर है, जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में उतनी बढ़ेगी। अब इसी पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट आया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस directly proportional to pressure of gas over the surface of liquid। लेकिन डाल्टन्स के अकॉर्डिंग जब देखा गया तो डाल्टन्स ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स ने ऐसा कहा। तो फिर ध्यान से सुनिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहां पर पॉइंट आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas. ये हेनरी लॉ बना. Partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in solution. अब यहां पे पॉइंट आया P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन. ये हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये आपका हेनरी कांस्टेंट. इस हेनरी कांस्टेंट का फैक्टर, अब इसमें हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स मेन हैं. यहीं पर देखिए, नंबर 1 कि P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अगर P को कांस्टेंट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी. अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिक्रीज होगा, इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. इसका मतलब पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ के एच increases, then solubility of gas are decreased. गैस की solubility डिक्रीज करेगी. सेकेंड पॉइंट, temperature is directly proportional to KH, या इसे लिखें KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ेगी. अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. इसका मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, ये सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है. इसीलिए समर में टेम्परेचर बढ़ता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है. इसलिए विंटर में टेम्परेचर कम, ऑक्सीजन की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा. एक्वाटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल फील करेंगे. ये इतना ही पॉइंट रिलेटेड है हेनरी लॉ से. और इससे रिलेटेड आपको 2 न्यूमेरिकल हम देते हैं, इसे सॉल्व किए रहिएगा. और फिर अगले वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व रखना है. थैंक यू.